ओके, क्या सबको दिख रही है स्लाइड? यस मैम। ओके, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर्स के बारे में। ठीक है, तो कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर्स, इसको मैं थोड़ा सा और बड़ा कर देती हूँ। तो सबसे पहले जो हमारा डिजीज आएगा वो है हमारा एंजाइना पेक्टोरिस का। ओके, इसको पूरा कैसे करूं? ओके, ठीक है। तो एंजाइना पेक्टोरिस बेसिकली क्या है? एक्चुअली ये हम कहेंगे तो एक तरह का लक्षण ही होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि आपके सीने में दर्द होता है, चेस्ट में पेन होता है। क्यों होता है? क्योंकि जो हार्ट की तरफ जो आपका जो रक्त का प्रवाह है वो रुक जाता है, कम हो जाता है, स्लो हो जाता है। तो एंजाइना मतलब एक तरह से आपका चेस्ट का पेन है, ये सिम्टम है। और जो की लक्षण है, होता क्यों है? क्योंकि जो आपकी रक्त वाहिनियां हैं, स्पेशली जो आपके हृदय की जो रक्त वाहिनियां हैं, उनके अंदर जो है, जो ब्लड का सर्कुलेशन जो थोड़ा सा रिड्यूस, ऑब्स्ट्रक्ट, किसी कारणवश वो जो उसका नॉर्मल फंक्शनिंग नहीं होती, तो ये होता है। तो इसीलिए जो कोरोनरी आर्टरी, मतलब जो हार्ट को जो सप्लाई करती है आर्टरी, क्योंकि आर्टरी क्या थी, हमने जाना था आर्टरीज में कौन से हमारे होते हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, हमारे हार्ट से निकलती हैं और पूरे शरीर के अंदर जाती हैं। तो एक जो हमारे ब्लड जो निकल के जाता है पूरी बॉडी को जाता है, एक हमारे लंग्स पे जाता है, लंग्स पे जो है वो हमारा साफ होने के लिए जाता है, और लंग्स से जो साफ खून आता है फिर वो हार्ट हमारे पूरी बॉडी को जो भेजता है। ठीक है ना? और एक सप्लाई वो खुद को ही देता है, वो हमारी होती है कोरोनरी आर्टरी, क्योंकि हार्ट को हमेशा ब्लड सप्लाई उसको भी चाहिए काम करते रहने के लिए, तो उसकी खुद की एक अलग ही सप्लाई होती है कोरोनरी आर्टरी के द्वारा। अगर उसके अंदर, ब्लड के अंदर अगर जो फ्लो प्रॉपर नहीं होगा तो क्या होगा? हमारा दिल अच्छे से काम नहीं करेगा। तो पहला लक्षण उसका आता है एंजाइना, मतलब आपके चेस्ट का पेन। ठीक है, उसको हम यूजुअली क्या बोलते हैं? एंजाइना पेक्टोरिस। ठीक है, तो ये इसमें फीलिंग और क्या होती है? उसको लगेगा कि जैसे मेरा दिल बहुत टाइट हो रहा है, कोई पिंजरा है, कोई कसे जा रहा है, बहुत प्रेशर लगेगा, हैवीनेस लगेगा, कि कोई बहुत अच्छे से ना किसी ने मेरे सीने को जकड़ रखा है, कोई टाइट होता जा रहा है बिल्कुल ही। तो इस तरह के उसको लक्षण लगेंगे, सीने में बहुत भारीपन लगेगा उसको। और जो ये दर्द होता है कई बार उसकी गर्दन के तक और हाथ तक भी चला जाता है। ठीक है, तो आ, हमेशा जो है अपना, अगर किसी को ऐसा दर्द हुआ है तो उसको डॉक्टर के पास जाके अपना चेकअप कराना चाहिए, क्योंकि एंजाइना पेक्टोरिस सिर्फ एक लक्षण है, और क्यों ऐसा हो रहा है उसको हम प्रॉपर कारण जान के फिर हम उसको जो भी उसको ट्रीटमेंट या जो भी उसको मेडिकल हेल्प की जरूरत है वो हम उसको दें। तो एंजाइना के अलग अलग तरह के भी होते हैं, तो उसमें हम देखते हैं कि किस तरह का है। तो पहला नॉर्मल आप देख रहे होगी, जो कोरोनरी आर्टरी है हमारी, पहली ही पिक्चर में इस तरह की हमारी आर्टरी है, उसमें कोई रुकावट नहीं लग रही, प्रॉपर ब्लड फ्लो हो रहा है। दूसरे उसमें आप देख रहे होगे पीले रंग के जो थक्के जमे हो गए हैं, ये क्या होता है? ये आपके फैट होता है एक तरह का। ये जो फैट वहां पर इकट्ठा हो जाता है, जो कि हमारे खून के साथ बहता बहता वहां आया है, वो जम गया है, वो जम गया है, ये हमारा जो कहलाते हैं एक प्रॉब्लम हो जाती है। तो हमारी, आप देखोगे उसके जमने से जो हमारी जो नली है, खून की नली है, उसका जो डायमीटर छोटा हो गया, खून वहां से प्रॉपर फ्लो नहीं कर पा रहा है। ये कंडीशन होती है स्टेबल एंजाइना। ठीक है, ये कब होती है? जब आप अचानक से कुछ ऐसे भाग लिए, दौड़ लिए, कुछ ऐसे काम कर लिए जो कि अचानक रेस्ट से आप अपना काम करने लग गए, तो वहां पर जो ब्लड का फ्लो जब होता है तो यहाँ पर एकदम से पेन उठना शुरू हो जाता है। जैसे कोई बाहरी जो पहाड़ पे चढ़ लिए, या ठंडे में जो थे जहां पर ठंडे इलाके होते हैं, तो ये वाला स्टेबल एंजाइना, तो ये इतना ज्यादा आपके दिल को घातक नहीं होता है, लेकिन ये धीरे धीरे प्रॉब्लम तो करता ही है। ठीक है, ये कभी नहीं पता चलता कि कब किसी को होगा। तो यहाँ पे चेस्ट पेन के जो है ना, कई बार उसको
छोटे छोटे एपिसोड से हो जाते हैं, थोड़े से टाइम कर ही रहते हैं और फिर वो ठीक भी हो जाते हैं। तो ये कंडीशन होती है स्टेबल एंजाइमा, क्योंकि वहां पे हमारे जो फैट जो एक तरह के होते हैं हमारे कोलेस्ट्रॉल के जो है जम जाते हैं। जब वो जम जाते हैं तो वहां पे इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, एथ्रोस्क्लेरोसिस। ठीक है, वो कंडीशन होती है हमारी एथ्रोस्क्लेरोसिस की। अब यहाँ पर जो आप नेक्स्ट पिक्चर में देख रहे होगे जो कि अनस्टेबल एंजाइना एंजाइना होता है, वो होती है मेडिकल इमरजेंसी। उसमें मतलब आपको तुरंत, उसमें पहले वाले में फिर भी वो थोड़ी देर में एपिसोड आएगा, वो नॉर्मल हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, फिर आप बाद में बेशक डॉक्टर को जा सकते हो। लेकिन अनस्टेबल वाले में आपको तुरंत डॉक्टर की जरूरत होगी, मतलब तुरंत उनको जाना चाहिए, और इसका कभी पता ही नहीं होता। ये वो तो एक्चुअली में पता है स्टेबल वाला कि आपने अचानक से कोई काम किया है तो आपको हो रहा है, लेकिन ये अगर आदमी आराम भी कर रहा है तो ये उसको वहां पे भी हो सकता है। उसने कोई भी फिजिकल एफर्ट नहीं किए हैं तो भी इसको हो सकता है। और ये काफी सिवियर टाइप का दर्द उठेगा और काफी लंबे समय तक, लगभग 20 मिनट से भी ऊपर तक ये रह सकता है। ठीक है, और वो इतनी आराम करने से, जैसे स्टेबल वाले ने आराम कर लिया, जैसे पहाड़ चढ़ रहा था, उसे लगा भाई सीने में दर्द हो रहा है, बैठ जाओ बैठ जाओ, कैसा लग रहा है अब 5 साल, हाँ अब मुझे ठीक लग रहा है। लेकिन अनस्टेबल वाले में वो कहेंगे चलो चलो आराम तो कर ही रहा है वो, करो करो, नहीं मुझे आराम नहीं आ रहा, मेरे को तो सीने में अभी भी जकड़न लग रही है। तो उसको तुरंत डॉक्टर के पास लेके जाना होता है। वहां पे ब्लड फ्लो इतना इजीली जो है उसका नहीं होता, ये थोड़ा सा हमारे डेंजरस या इमरजेंसी वाली सिचुएशन हो जाती है, क्योंकि वहां पे जो जो फैट का जो है वहां के उधर खून का थक्का भी जम जाता है, जिससे कि वो काफी अच्छी सी ब्लॉकेज हो जाती है। आप देख रहे होगे पिक्चर में दिख रहा है। तो यहाँ पे एथ्रोस्क्लेरोसिस मतलब वो जो कोलेस्ट्रॉल भी जमा है, लेकिन वहां पे खून का थक्का भी जम गया है, उसकी वजह से आप देखोगे पूरा ही ब्लड प्रॉपर फ्लो ही नहीं हो पाएगा। ठीक है, ये मेडिकल कंडीशन होती है। फिर एक होती है हमारी नेक्स्ट जो लास्ट में है, वेरिएंट एंजाइना कहते हैं, वो कोरोनरी स्पाज्म के कारण होता है, वो वेरिएंट एंजाइना होता है। उसको हम प्रिंसिपल एंजाइना भी कहते हैं, प्रिंसिपल एंजाइना। ये हमारे क्यों होता है, क्योंकि वो जो हमारी कोरोनरी आर्टरी थी, वो जो हमारी खून की जो नली थी, वो अचानक से उसमें स्पाज्म हो जाता है, वो सिकुड़ जाती है, वो अकड़ जाती है। तो उसके अंदर क्या होगा, आप देख रहे होगे अचानक से वो हो गई है, तो वहां पे क्या होगा, प्रॉपर ब्लड फ्लो नहीं हो पा रहा है ना। तो ये वेरिएंट एंजाइना होता है, अचानक से ही हो जाता है ये भी इसमें। लेकिन जब आप रेस्ट करोगे तो ये ठीक हो जाता है, थोड़ी बहुत देर के बाद जो है इसको ठीक हो जाता है। लेकिन ये सारी कंडीशंस को देखने के लिए आपको जरूर है कि आप डॉक्टर के पास जाके अपना जरूर चेकअप कराएं, उसको डायग्नोस होने दें। फिर उसके बाद जो भी उनका ट्रीटमेंट हो, उसके साथ साथ भी हम उनकी और जिन चीजों से मदद कर सकते हैं वो हम करेंगे। ठीक है, तो ये जो वाला पेन जो हमारा वेरिएंट वाला होता है, वहां पे हम जो भी उनको मेडिकेशन वगैरह से भी हमारा ठीक हो जाता है। फिर एक रिफैक्टरी एंजाइना के है, जो कि हमारे बार बार जो एपिसोड्स आ जाते हैं, जो कि हमारे लाइफस्टाइल या हम कुछ दवाइयों के उसकी वजह से भी हमारे हो जाते हैं। ठीक है ना। तो ये इस तरह के हमारे चेस्ट के पेन की कंडीशंस होती है जो अलग अलग तरह के आते हैं। तो एंजाइना बेसिकली खुद ही एक सिम्टम होता है, जो कि हमारे सीने में दर्द उठना या डिस्कम्फर्ट होना हम इसको कहते हैं। और वो डिस्कम्फर्ट कैसा लगेगा, कई बार लगेगा जलन हो रही है, भारीपन हो रहा है, टाइट हो रहा है, कोई सिकुड़ रहा है मेरा दिल, कोई टाइट टाइट करे जा रहा है उसको, तो आप लगेगा कि वो अपनी शर्ट के बटन ओपन कर ले या उसको ढीले कपड़े आप पहना दोगे। गैस्पिंग फॉर एयर होगा, खिड़की पास जाके तेजी से सांस लेगा। दर्द जो है मैंने अभी बताया गर्दन तक, आपके जबड़े तक, आपकी बाजू तक, कंधे तक, पीठ के पीछे तक भी ये जा सकता है। और इसके साथ साथ पेन के साथ साथ और क्या लगते हैं उसको, उल्टी का मन भी होना चाहेगा, चक्कर से आ जाएंगे, कमजोरी बहुत लगेगी, सांस जैसे मैंने अभी बताया खिड़की के पास जाके सांस जल्दी जल्दी लेना, पसीने पसीने बहुत हो जाएगा। तो ये डिपेंड, जो एंजाइना गई भाई उसको प्रॉब्लम कितनी है, तो उसके हिसाब से सिवियरिटी, ड्यूरेशन कितनी देर का है, कौन सी तरह का है, वो सब उसके हिसाब से भी जो है उनकी सिम्टम्स जो है आते हैं। सबसे खतरनाक जो है तो उसमें था अनस्टेबल एंजाइना, जिसको कि हम हार्ट अटैक बोल देते हैं, कि वहां पे ब्लड सप्लाई बिल्कुल कुछ क्षण के लिए एकदम रुक जाती है। तो उसको हमें बिल्कुल जरूरी है कि डॉक्टर के पास जाना ही जाना है। उसमें थोड़ी बहुत देर के बाद भी नॉर्मल नहीं होता। अब ऐसा क्यों होता है, ऐसा अभी हमने देखा था
कि जो ब्लड फ्लो है हार्ट मसल्स को हमेशा ही एनर्जी चाहिए। मसल्स हैं हार्ट की जो निरंतर सिकुड़ती रहती हैं और धड़कती रहती हैं, काम करती रहती है, क्योंकि हमारा निरंतर जो दिल है क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, धक 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 धक, इनफैक्ट होता है लब डब। वो हमारे 1 मिनट में, हमने जब पहले पता एनाटॉमी में कितनी बार धड़कता है, 72 बार धड़कता है, मतलब 60 सेकंड में 72 टाइम्स धड़कता है। तो 1 सेकंड में, मतलब 1 सेकंड से भी कम लगता है एक बार धड़कने में, 0.8 सेकंड, है ना, आप लोगों को ध्यान होगा। तो इतना उसको, क्योंकि ब्लड सप्लाई करना है और खुद की इतनी काम करने के लिए हार्ट मसल्स को भी एनर्जी चाहिए। मसल्स हैं भैया, एनर्जी के बिना कैसे काम करेंगी, तो उनको भी निरंतर ब्लड सप्लाई चाहिए, ऑक्सीजन मिलती रहे, एनर्जी बनती रहे, है ना। और उसके बाद मसल्स जो है वो अच्छे से काम करती रहे। अगर ऑक्सीजन सही से नहीं आएगी तो क्या होगा, मसल्स काम ही नहीं कर पाएंगी, एनर्जी नहीं बनेगी। ये कंडीशन क्या होती है, ये कंडीशन कहलाती है ईस्चीमिया, जिसमें कि मसल्स प्रॉपर काम नहीं करती हैं। यहाँ पे मसल काम नहीं कर पा रही है, क्यों, क्योंकि उसको एनर्जी नहीं मिल रही है। एनर्जी कहाँ से नहीं क्रिएट हो रही, क्योंकि ऑक्सीजन ही नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ये कंडीशन हो जाती है ईस्चीमिया। और क्या कॉज होते हैं इसके, और है कि हार्ट को, मसल्स को पहले यहाँ पे ऑक्सीजन कम हो गई, दूसरे उसको ब्लड ही नहीं प्रॉपर मिल रहा। ब्लड क्यों नहीं प्रॉपर मिल रहा, क्योंकि जो उसकी आर्टरीज थी उनके अंदर कुछ ब्लॉकेजेस हो गई है, जैसे कि अभी हमने देखा कैसे ब्लॉकेज हो गई है, कि भैया उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल जमा हो गया है, प्लाक बोलते हैं हम उसको, फैटी डिपोजिशन हो गया है ना, देखा था ना हमने, येलो येलो। वो कंडीशन क्या कहलाती है, वो कंडीशन कहलाती है एथ्रोस्क्लेरोसिस। इसमें जो उसकी जो लाइनिंग होती है ना, थोड़ी सी हार्ड हार्ड सी हो जाती है। ठीक है, इस प्रीवियस पिक्चर में देखते हैं, आप देखोगे, ये जो आप देखोगे नॉर्मल, ये जो है ना हमारी, और यहाँ पे क्या है, ये थिक, ये जो है ना लाइनिंग जो होती है वो थोड़ी सी हार्ड हार्ड सी हो जाती है, जो कि हमें प्रॉब्लम करती है। ओके, और इस कंडीशन को एथेरोस्क्लेरोसिस बोलते हैं। तो एक कंडीशन थी इश्चीमिया, अब हो गई एथेरोस्क्लेरोसिस। एक क्या होती है कि जब वो जहाँ पे हमारा जो प्लाक जमा था, वहां पे जो हमारी खून की जो नली है, जो ब्लड वेसल है, वो थोड़ी सी रप्चर हो जाती है, तो वहां पे खून का थक्का भी जम जाता है, जो कि अभी हमने देखा था अनस्टेबल एंजाइमा के लिए बहुत है। वही हमारी कंडीशन बेसिकली क्या करती है, हार्ट अटैक को वो करती है। एकदम से उसमें क्या होता है कि वो ब्लॉकेज हो जाती है और हमारी आर्टरी बहुत सी छोटी हो जाती है, इतनी होती है कि उसमें बिल्कुल ब्लड जा ही नहीं रहा। तो बहुत ही एक कुछ टाइम के लिए बिल्कुल ऐसे कंडीशन हो जाती है। अगर ट्रीटमेंट ना मिले तो कुछ और भी उसकी जो है ज्यादा नुकसान के चांसेस हो सकते हैं। तो ये एक हमारी कंडीशन होती है। और क्या होता है कि किसी को अगर सांस लेने की, वही ऑक्सीजन की तो कमी थी, लेकिन कई बार लो ऑक्सीजन डिमांड भी हो जाती है, जैसे कि हम रेस्ट कर रहे हैं, कुछ काम नहीं कर रहे, लेकिन हमारे को ऑक्सीजन की इतनी अभी डिमांड ही नहीं है। तो क्या करता है, हमारा हार्ट भी थोड़ा सा स्लो भी काम करने लग जाता है, मे बी एबल टू वर्क ऑन द रिड्यूस अमाउंट ऑफ ब्लड फ्लो, है ना। उसको भी आदत है कि हाँ भाई अब थोड़ा है, वो उसको भी आदत हो रही है कि हो, लेकिन कई बारी अचानक से कुछ ऐसे हो जाता है, वो ऑक्सीजन की सप्लाई पूरी नहीं हो पाती है, तो वहां पे क्या हो जाता है, वहां पे भी एंजाइना की प्रॉब्लम हो जाती है। रिस्क फैक्टर्स किनको होने के ज्यादा चांसेस होते हैं, बढ़ती उम्र के साथ होता है, फैमिली हिस्ट्री जिसकी हो, जो अल्कोहल कंजम्पशन या स्मोकिंग या टबैको का जो सेवन करते हैं, उनको जो है ये सब प्लैग या कोलेस्ट्रॉल के जमा होने के चांसेस हो जाते हैं, जिससे कि ब्लड फ्लो प्रॉपर नहीं फ्लो कर पाता है। डायबिटीज जैसे रोग में भी ऐसा होता है कि वहां पे एथेरोस्क्लेरोसिस, मतलब जो कोलेस्ट्रॉल लेवल ज्यादा हाई होता है और नालियों में जमा होने की चांसेस होती हैं। और या फिर हाई ब्लड प्रेशर की वजह से भी आपको जो एंजाइना आता है, क्योंकि प्रेशर इतना जल्दी से आर्टरीज पे जा रहा होता है कि वहां पे जो आर्टरीज के जो है हार्डनिंग हो जाती है और प्रॉब्लम क्रिएट करता है। हाई कोलेस्ट्रॉल जो बहुत ज्यादा जो है घी चिकनाई वगैरह का लेते हैं, जिनके एलडीएल जो होता है वो जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है वो बहुत बढ़ जाता है। एचडीएल जो बेसिकली गुड कोलेस्ट्रॉल होते हैं कम होते हैं, तो उनको भी चांसेस होते हैं कि हमारे को जो एंजाइना या हार्ट अटैक होने के, क्योंकि ट्राइग्लिसराइड्स का लेवल बढ़ जाता है, जो कि हमारे ब्लड के लिए एक अनहेल्दी ही होता है, जिसमें कि हमें और आगे कंडीशंस जो हो जाती हैं। और भी कुछ वैसी बीमारियां होती है, मान लो किडनी के जो रोग हैं, सीकेडी हम बोलते हैं, क्रॉनिक किडनी डिजीज, क्योंकि किडनी डिजीज का इफेक्ट हमारे ब्लड प्रेशर पे पड़ता है, या कुछ ऐसे हमारे
जो टॉक्सिन्स हैं जो बॉडी से बाहर नहीं निकल पाते हैं तो उनका इफेक्ट आता है, ठीक है ना। पेरिफेरल आर्टरी डिजीज जो कि हमारे में रक्त वाहिनियों में कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, कुछ मेटाबॉलिक सिंड्रोम वगैरह भी होते हैं, उनकी वजह से भी ऐसा होता है। और सबसे मुख्य कारण है लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है ये। अब भैया आराम में आ गए हैं, क्या करना है, खाए पिए मौज करे, भगवान तो कहता है कि ठीक है। अब जब भैया आप अपने शरीर को इतना आराम दोगे तो उसके अंदर के भी तो ऑर्गन आराम में ही आ जाएंगे, तो क्या होगा, कहीं ना कहीं तो इफेक्ट पड़ेगा। इससे बेटर है कि आप एक अच्छा लाइफस्टाइल मेंटेन करें, हमारे शरीर के सारा सिस्टम अच्छे से काम करता रहे। इसलिए जरूरी है कि दिन भर में हम अपने सारे ही अंगों को, जितनी भी मसल्स हैं, उन सबको एक बार तो अच्छे से उनको हिला डुला के उनकी जो है मेंटेन करें, है ना। आप गाड़ी को लेके जाते हो ना सर्विस के लिए, कुछ महीनों में वहां पे तेल वेल डालते हो, ये करते हो, उसको इंजन ऑयल वगैरह चेक करना है चल रही है ठीक से, नहीं करती हो। तो ये हमारा तो शरीर है, हमें तो इसे डेली ही अपने अगर आप डेली से ठीक रखोगे तो आपको बीच बीच में डेंटिंग पेंटिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप डेली इसका बस मोबिलिटी को मेंटेन करोगे तो आपको बिल्कुल ये भी बिल्कुल स्वस्थ रखेगा, ठीक है ना। तो साथ में जो कुछ बीमारियों का एक के साथ एक फ्री मिल जाती है, जैसे कि टाइप 2 डायबिटीज है या ओबेसिटी है, तो उसमें हमें एक के साथ एक, तो इन बीमारियों से हम आने ही ना दें। वो कैसे आएगा, जब हम अपने लाइफस्टाइल को मेंटेन करके रखेंगे, ठीक है ना। तो ओबेसिटी भी एक उसमें से है। हमारा इमोशनल स्ट्रेस, स्ट्रेस का भी बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि कुछ हमारे जो हार्मोन्स ऐसे रिलीज होते हैं जो कि हमारी एंजाइना की कंडीशंस को जो है और क्रिएट कर जाते हैं। कुछ दवाइयों का इफेक्ट भी होता है, या कुछ ड्रग्स का मिसयूज करते हैं, जिससे कि हमारे एंजाइना या हमारी जो कोरोनरी आर्टरीज में स्पाज्म हो जाते हैं। और कई बारी टेम्परेचर का भी इफेक्ट होता है। ठंडे प्रदेशों में आप देखते होगे, वहां पे ज्यादा जो कि हमारा प्रिंस मेटल एंजाइना जैसे जो है प्रॉब्लम, वो ज्यादा देखी जाती है। ओके, नेक्स्ट जो अब है हमारा वो रोग है हाइपरटेंशन का। हाइपरटेंशन का मतलब है हाई ब्लड प्रेशर। अब भैया ये ब्लड प्रेशर क्या था, हमने पहले भी पढ़ा था। क्या होता है, ब्लड फ्लो करता है हमारी वेसल्स में, आर्टरीज में, वेन्स में, है ना। तो क्या करता है, जब आर्टरीज में ब्लड फ्लो कर रहा होता है तो उसका भी भैया एक प्रेशर पड़ता है उसकी वॉल्स पे। वो जो प्रेशर पड़ता है वही हमारा क्या होता है, ब्लड प्रेशर अगेंस्ट द आर्टरी वॉल्स, वो उसको पुश करता है। तो उसी प्रेशर के पुश करने से लिए हमारा दिल भी प्रॉपर उसका काम करता रहता है। लेकिन एक नॉर्मल हमारा होता है, अगर नॉर्मल से ज्यादा बढ़ जाता है तो हमारा वो क्या कहते हैं, हाई ब्लड प्रेशर, ठीक है। तो हाई ब्लड प्रेशर को हम हाइपरटेंशन भी कहते हैं। उसमें क्या होता है कि जब हमारा दिल सिकुड़ता है और खुलता है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट होता है, रिलैक्स होता है, तो दोनों टाइम पर ही जब ब्लड निकलता है हमारे हृदय से तो वो प्रेशर क्रिएट करता है। तो वो दोनों ही हमारे अलग अलग प्रेशर्स होते हैं जो कि मेंटेन रहने चाहिए। जब हमारा हार्ट जो है कॉन्ट्रैक्ट करता है तो वो हमारा ब्लड प्रेशर जो उधर उस समय जो क्रिएट होता है वो होता है सिस्टोलिक। और जब हमारा हार्ट रिलैक्स करते हुए जब ब्लड जो फ्लो होता है वो होता है डायस्टोलिक। तो इन दोनों का अलग अलग हमारे नॉर्म्स होते हैं, तो वो हमारा मेंटेन रहना चाहिए। अगर वो मेंटेन नहीं होगा तो वो हमारा हाइपरटेंशन होगा। तो कितना नॉर्मल हमारा होना चाहिए, नॉर्मल हमारा होता है 120। 120 कौन सा है, सिस्टोलिक है, जब कॉन्ट्रैक्ट करता है। रिलैक्स करने वाला है 80 MMHg। MMHg क्यों है, क्योंकि जो इसका मेजरमेंट होता है हम एक मशीन से करते हैं। उस मशीन को हम कहते हैं स्फिग्मोमैनोमीटर। उसके अंदर मरकरी का पारा होता था। मरकरी का पारा हम देखते थे कि जब हम उसको पंप किया तो मरकरी के पारे के चढ़ने की वजह से ये कैलकुलेशंस आती है। तो MM मिलीमीटर HG मरकरी का फॉर्मूला होता है, इसीलिए इसका जो यूनिट्स जो है इसको देखे जाते हैं। तो जिसका भी 120-80 के आसपास है, मतलब नीचे ही है, तो वो उसका नॉर्मल है। परंतु भैया अगर ये बढ़ गया तो क्या होगा, ज्यादा हो गया। लेकिन कितना बढ़ गया, तो अगर हम देखते हैं कि अगर किसी का 120 से 129, 120 टू 129 हो गया है, तो हम उसको कहेंगे भैया थोड़ा सा बढ़ रहा है, ध्यान रखना शुरू कर दो, आप इसे कंट्रोल कर सकते हो। और नीचे का लेकिन 80 है तो हम उसे बोलेंगे ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है तुम्हारा, थोड़ा ध्यान रखिए। लेकिन अगर उसका 130 से
140 के नीचे मतलब 139 पर है और नीचे का 190 जो 80 लेकिन 90 से कम है, तो इसका मतलब आपको हाइपरटेंशन की शुरुआत हो चुकी है। आप ध्यान दीजिए, स्टेज 1 पे आप अपनी एक्सरसाइज और डाइट से कंट्रोल कर सकते हो। यू हैव टू ध्यान रखना है। स्टेज 2 में अगर 140 से भी ऊपर जा रहा है और बॉटम वाला 90 से भी ऊपर जा रहा है तो वो स्टेज 2 में आ जाता है। तो वो फिर हमें ध्यान रखना पड़ता है। कोशिश करो कि जैसे ही लगता है तो आप अपने लाइफस्टाइल से, अपने डाइट से इन चीजों को कंट्रोल कर सको, ठीक है ना। तो ये हाइपरटेंशन के है। अब दो तरह का हमारा हाइपरटेंशन हम इसको मान के चलते हैं, एक होता है प्राइमरी, एक होता है सेकेंडरी। प्राइमरी पता ही नहीं चलता भाई अचानक से क्यों हो गया, क्या हो गया। मेरे को तो ऐसे ही था, चलो जी दोस्त चल रहे थे वहां पे, जो है फुल बॉडी चेकअप करा रहे हैं, मैंने चेकअप करा, अरे भैया तेरा तो इतना ज्यादा बीपी है, मुझे तो कुछ भी नहीं होता। अरे मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ, मैं तो अपना मस्त वो हूँ। फिर कैसे हो गया? तो ये उसका कौन सा है, प्राइमरी हाइपरटेंशन। उसको ऐसे कुछ था नहीं ना, उसका मेरे को तो कोई बीपी शुगर भी नहीं है, मुझे तो कुछ भी नहीं है। अब आज मैंने बीपी चेक कराई है, मुझे पता चल गया। तो यहाँ पर क्या होता है, धीरे धीरे वो जो प्लाक जमा हो जाता है, तो उसकी वजह से जो प्रेशर जो धीरे धीरे बढ़ रहा होता है, बंदे को कोई प्रॉब्लम नहीं होती। कब होती है? जब उसको स्टेबल एंजाइना आता है कि हाय मुझे तो कुछ ना सीने में बहुत जकड़न लग रही है। फिर ये कारण यहाँ पर हाई ब्लड प्रेशर की वजह से होता है। प्राइमरी वाले में यूजुअली बंदे को पता ही नहीं होता, वो तो जनरल चेकअप कराने जाते हैं, कभी कभार कुछ लगेगा आज ना सर थोड़ा भारी सा लग रहा है, वैसे उसको कुछ नहीं लगता। तो ये एसेंशियल हाइपरटेंशन में आता है। दूसरा होता है कि किसी बीमारी के साथ उसको फ्री गिफ्ट मिल गया, एक के साथ एक फ्री, जैसे हमने बोला था। तो मतलब किसी कोई और प्रॉब्लम थी उसको, उसकी वजह से उसको हो गया, तो वो हमारा आता है सेकेंडरी हाइपरटेंशन में। ठीक है, ये भी अचानक ही एसच हो जाता है, इसमें भी एसच कोई इसका नहीं, लेकिन इसका कॉज मेनली क्या होता है, ड्यू टू द सम डिजीज। तो इसमें सिम्टम्स क्या होते हैं? अब जब अगर हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम होती है, बेसिकली इसको हम साइलेंट किलर ही कहते हैं। ये धीरे 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 जैसे दीमक अंदर खा रही होती है, एक तरह से वैसे ही कर रहा होता है, लेकिन उनको पता ही नहीं होता, क्योंकि जब तक कोई ऐसा भारी भरकम वाले सिम्टम्स, वार्निंग वाले साइंस नहीं आते, तो धीरे 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 क्या हो रहा होता है, फिर लगेगा अरे जैसे सर दर्द है नॉर्मली होता रहेगा, लगेगा कि क्या बीपी हो रहा है। लेकिन आजकल लोगों में अवेयरनेस हो गई है, तो लोगों में जागरूकता की अच्छी है कि वो पहले ही टाइम टू टाइम चेक कराते रहते हैं, और करा भी लेना चाहिए। तो इसमें क्या होगा, सर भारी लगेगा, सांस लेने में दिक्कत आएगी, चक्कर आ रहे होंगे, घबराहट हो जाएगी, दिल जो है मचलना शुरू हो जाएगा, आंखें भी कई बारी लाल लाल आपको लगनी शुरू हो जाएगी, ठीक है ना। दिल ऐसे लगेगा जैसे बहुत जोर जोर से धड़क रहा है, चक्कर चक्कर से आएंगे, धुंधला सा दिखाई देना शुरू हो जाएगा, कई बारी नाक से ब्लड भी आ जाएगा या आपके यूरिन से भी ब्लड आ जाएगा, तो कई बारी ब्लीडिंग वगैरह भी हो जाती है, ठीक है। तो इसमें जो यूजुअली जो होते हैं, एकदम से कोई भी लाइफ थ्रेटनिंग वाला नहीं होता है, लेकिन इनिशियली पता चल जाता है, आप थोड़ा सा अवेयरनेस रखते हो तो आजकल जो हमारी जो नॉर्म्स आ गए हैं उन्हीं को ही हम फॉलो करते हुए हम देख लेते हैं कि ब्लड प्रेशर को जो है, आप अपना जो नॉर्म्स को फॉलो करोगे तो इसको कंट्रोल करने के लिए आजकल हम बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं। तो योग तो है ही हमारा सबसे अच्छा जो है। तो उसके कॉज क्या होते हैं फिर भी हम देखते हैं। तो हाई ब्लड प्रेशर एकदम से एक दिन अचानक नहीं होता है, ये धीरे धीरे जो है डेवलप होने वाली प्रॉब्लम होती है। और इसमें क्या होता है, सबसे मुख्य कारण है आपका लाइफस्टाइल। ठीक है, प्रॉपर आप अपने जो फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे थे, खाने पीने पे ध्यान नहीं कर रहे थे, खूब स्मोकिंग कर रहे हो, अल्कोहल कंज्यूम कर रहे हो, है ना। अरे भैया स्ट्रेस है, काम का बहुत लोड है, अरे भाई मैं क्या करूं, मुझे तो टाइम ही नहीं है, मुझे तो टाइम ही नहीं है। और फिर जब एक बार खाट पकड़ लेते हैं ना, तो फिर जब सब आ जाता है कि भैया नहीं 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 नहीं, सब रूटीन हो जाता है, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज, धीरे धीरे फिर सब हो जाता है, ठीक है। या फिर कोई प्रॉब्लम्स होती हैं, डायबिटीज होती है, क्योंकि किडनी के ऊपर भी असर आता है, तो उसके कारण भी ऐसा होता है, और ओबेसिटी वगैरह के कारण भी। और एक नॉर्मल सी चीज होती है, कई बारी जो प्रेगनेंसी में भी देखा जाता है कि हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो जाती है, तो वो प्रेगनेंसी की कंडीशंस होती हैं, इसलिए नॉर्मल भी वहां पे हम चेक कराते हैं, लेकिन आफ्टर प्रेगनेंसी वो हमारा ठीक भी हो जाए। तो वो एक हमारी एक्लेम्पसिया का उसमें कुछ हमारे प्रॉब्लम्स होती हैं कि शुगर वगैरह, ब्लड प्रेशर, वो रेगुलर प्रेगनेंसी में भी हम चेक करते रहते हैं। तो सिम्टम्स और क्या हैं, जो हमारे सिम्टम्स थे उनके साथ साथ वो चीजें जो इस चीज को एग्रावेट करती हैं और बढ़ावा देती हैं, कि स्मोकिंग, आपका वजन बहुत बढ़ा हुआ है, आप काम ही नहीं करते हो, आलस, लेजी,
आराम, ये बेचारा आराम का मारा, ठीक है ना। तो ये जो लेस एक्टिविटी है, मैंने बोला था ना, जब बाहर की एक्टिविटी भी कम होते हैं तो अंदर के भी ऑर्गन्स कहते हैं अरे भैया जब तुम ही आराम करो तो हमें हमें भी कुछ आराम करने दो। तो अगर हमारे बॉडी का सिस्टम आराम में आ गए तो क्या होगा, बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो इसीलिए इन सब चीजों को ध्यान रखना चाहिए। सॉल्ट, जो नमक का बहुत सेवन करते हैं, क्योंकि सोडियम क्लोराइड का हमारी जो है आंतों के उस पे एक्चुअल में इफेक्ट आता है, रीअब्जॉर्प्शन पे होता है, ब्लड वॉल्यूम के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। जब आपने हम पढ़ा था किडनी के बारे में, हमने जब ये देखा था, तो उसकी वजह से क्या होता है, जब ब्लड वॉल्यूम के ऊपर भी हमारे कुछ ऐसे सॉल्ट्स वगैरह जो बाहर जाने चाहिए नहीं जा पाते, तो हमारे ब्लड प्रेशर के ऊपर भी इफेक्ट आना शुरू हो जाता है। अल्कोहल जो बहुत कंज्यूम करते हैं, एंड स्ट्रेस, स्ट्रेस सबसे बड़ा है, क्योंकि हमारा कॉर्टिसोल जो हमारे एड्रिनल ग्लैंड से रिलीज होता है, वो हमारे हाइपरटेंशन को ही, हमारे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। कई बार प्रॉपर रिलीज नहीं होगा, तो उसकी वजह से हमारे जो है सिस्टम पे प्रॉब्लम आएगी। बढ़ती उम्र के साथ भी ये प्रॉब्लम कई बार हो जाती है, ओल्डर एज है या फैमिली हिस्ट्री हो, जेनेटिक हिस्ट्री हो, जिनको भी लगता है कि फैमिली में चला आ रहा है, होने के चांसेस है। किडनी डिजीज में भी ऐसे होता है, या एड्रीनल में अभी मैंने बताया कि हमारे हार्मोन्स जो रिलीज होते हैं, थायराइड डिसऑर्डर्स में भी होता है, क्योंकि हमारा मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हो जाते हैं, तो थायराइड की प्रॉब्लम हो तो उसकी वजह से भी फर्क पड़ता है। और स्लीप एपनिया, अचानक सोते सोते जो है ना, आपको कई बार एकदम से लगेगा कि सांस वो हो गया, फिर आप वो आ जाते हो, उसमें भी क्या होता है, कई बार हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम का हो जाता है। ओके, समझ आया सभी को? नेक्स्ट करें। मैम जेनेटिक और फैमिली हिस्ट्री एक ही चीज होती है? ऑलमोस्ट सेम है, हाँ, यहाँ पे 2 बार लिख दिया, लेकिन इट्स वन थिंग, ठीक है, एक ही चीज है। अब बात मैम करेंगे हम कार्डियक अस्थमा की। तो कार्डियक अस्थमा थोड़ा सा किस क्या है, ब्रोंकियल अस्थमा से अलग है। अभी हमने रेस्पिरेटरी डिजीज करा था ना कल, तो ब्रोंकियल अस्थमा क्या था, हमारी जो श्वास की जो नलियां थी, हमारी जो ब्रोंकियल्स थी, उसके अंदर सिकुड़न हो जाती है, ऑक्सीजन प्रॉपर जा नहीं पाता है ना, उसकी वजह से क्या होता है, वहां पर हमें को प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं जाती है। लेकिन कार्डियक अस्थमा में क्या होता है, कार्डियक अस्थमा में भी जो सांस लेने में जो है दिक्कत होनी शुरू हो जाती है, ठीक है। और वहां पर क्या होता है कि हमारे लंग्स के अंदर जो है पानी हो जाता है या सूजन आ जाती है, उसकी वजह से क्या होता है, वहां पे जो हमारे पल्मोनरी का जो हमारी आर्टरीज वगैरह थी, उसके अंदर प्रेशर जो बढ़ जाता है उसकी वजह से, और वो हाइपरटेंशन का प्रॉब्लम करता है। तो वहां उसकी वजह से जो हमारी ब्लड प्रेशर होता है, वो हम कार्डियक अस्थमा के रूप में देखते हैं। और यूजुअली क्या होता है, फिर हमारा लेफ्ट साइड का हार्ट वहां पर इन्वॉल्वमेंट होती है, वहां पे उसकी वर्किंग के ऊपर इफेक्ट करना शुरू कर देता है, वो सही से काम नहीं कर पाता, हमारी बॉडी की जो डिमांड होती है ब्लड की, वो नहीं प्रॉपर हो पाती है, ठीक है। इसके अंदर बेसिकली हमारे क्या सिम्टम्स आते हैं, कि हमारे वहां पे सूजन बेसिकली हो जाती है, इडीमा हो जाता है, फ्लूइड जो ज्यादा हो जाता है, तो उसकी वजह से हमारा इफेक्ट आना शुरू हो जाता है हार्ट के ऊपर। और उसकी वजह से हमारे जो ऑक्सीजन की सप्लाई, फिर ब्लड की सप्लाई पूरे उसमें हो नहीं पाती है, और हमारे को जो है प्रॉपर बॉडी के अंदर इफेक्ट आना शुरू हो जाता है। तो कार्डियक अस्थमा जो हमारा होता है, वहां पे क्या होगा, ऑब्वियसली वहां पे भी हमें सांस लेने में बहुत दिक्कत आएगी, सोते सोते अचानक उठ जाओगे सांस लेने के लिए, सांस में ना साए साए की आवाज आती है, वीजिंग साउंड होती है, चेस्ट में आपको बहुत लगेगा जकड़ रहा है, टाइटनेस फील होगी, खांसी हो जाएगी, खांसी में बहुत ज्यादा बलगम, सूखी भी हो सकती है, बलगम भी आ सकता है, और कई बार इतनी ज्यादा इन्फेक्शन अगर होगा तो ब्लड भी आ सकता है, कमजोरी बहुत लगेगी, ठीक है ना। और हमारे को जो दिल की धड़कन भी उसमें काफी बढ़ी हुई लगेगी। तो ब्रेथलेसनेस होता है, अब आप चाहे आराम करो चाहे करो, तो उसको सांस लेने में जो है बार बार लगेगी, बहुत जल्दी जल्दी सांस लेगा, हार्ट रेट बढ़ जाएगा, क्योंकि वो सप्लाई को पूरा करना है, वो इतना अच्छे से काम नहीं कर पा रहा आपका लेफ्ट साइड ना, बॉडी को जो लेफ्ट साइड से तो ब्लड जाता है सारा, जो हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। और क्या लगेगा फिर आपको, कमजोरी बहुत लगेगी, उल्टी का भी मन करेगा, तो इससे हमारे जो है हार्ट फेलियर के का भी चांसेस हो जाते हैं, और उसकी वजह से हमारे लंग्स के अंदर क्या होता है, फिर जो है भर जाता है, इडिमा हो जाता है। तो ये कंडीशन हमारी कार्डियक अस्थमा की होती है। और ये इसके जो मेनली क्या, इसके भी रिस्क फैक्टर्स में क्या होते हैं, बेसिकली हमारी हार्ट मसल्स भी वहां पर अच्छी कंडीशन में नहीं काम कर रही है, हमारे जो वॉल्व्स अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं, कि वहां पे हमारे इफेक्ट जो हमारे लंग्स के पे भी आ रहा था, ब्लड प्रेशर का भी इफेक्ट पड़ता है, या हमारी कोरोनरी आर्टरी की डिजीज हुई हो तो इसमें। और साथ ही साथ अगर उसको ऑलरेडी पहले से ही कोई अगर
कार्डियक की प्रॉब्लम चल रही है तो वो इस चीज को और बढ़ा देती है। कोई जेनेटिक हेल्थ कंडीशन है जिससे कि जो कोलेस्ट्रॉल या ग्लाइसराइड जो आपके लेवल बढ़ जाते हैं, ठीक है, खून की कमी की वजह से भी ऐसा होता है, ठीक, या लंग्स के अंदर जो प्रेशर जैसे भी हमने देखा था उसकी बढ़ गया हो, थायराइड अगर ज्यादा ओवर एक्टिव काम कर रहा है ना, हाइपरथायराइडिज्म जैसी बीमारियां होती हैं, या बचपन से ही उसके हार्ट की बनावट में कुछ इस तरह से होते हैं जो बर्थ रेगुलरिटीज हम इसको कहते हैं, अल्कोहल कंज्यूम करना या कुछ तरह के ड्रग्स का सेवन करना, तो ये इस तरह से होता है। तो हम देखेंगे कि जो हमारे हृदय के जो रोग हैं, अब हम उनकी बात करेंगे अपने योग से हम उनको कैसे करें। उनके बारे में तो समझ लिया कि कई तरह के नाना प्रकार के रोग होते हैं, लेकिन अगर हम योग की बात करते हैं तो हम योग के माध्यम से अपने इसको हम कैसे जो है रोक सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करोगे, सबसे पहले अपने आहार और विहार, लाइफस्टाइल और डाइट, सबसे पहले हम उन्हीं चीजों के ऊपर भी काम करेंगे ऑब्वियसली, क्योंकि उसका अगर सोना उठना बैठना खाना पीना अगर उसका सिस्टम सही नहीं है तो कहीं भी उसको आप कितना भी ट्रीटमेंट दोगे वो रेगुलरिटी में आएगा ही नहीं। तो इसके लिए हमें क्या करना है, उसको सबसे पहले उसका लाइफस्टाइल को ठीक करना है कि अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज, है ना, ये सब चीजें उसको हमें समझानी है जो कि उसके हृदय के ऊपर जो इफेक्ट करेंगी, ठीक है ना, हमारा, ताकि जो बॉडी के सिस्टम्स हैं सारे एक रेगुलरिटी में काम करेंगे। तो उसके लिए हमें अपने लाइफस्टाइल के ऊपर बहुत ध्यान देना है और साथ ही साथ अपनी डाइट के ऊपर, ठीक है ना। तो डाइट पे जिनको हम देखते हैं कि जो भी हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम जिनको होती है ना वो राजसिक टाइप के ज्यादा होते हैं, बहुत ही जो है राजाओं वाला खाना जो होता है ना, मतलब घी चिकनाई तेल ये सब उसमें बड़े भैया ड्राई फ्रूट्स हो ये हो वो बहुत उनको अच्छा लगता है। लेकिन योग की बात करते हैं तो हमारा भोजन कैसा होना चाहिए, सात्विक होना चाहिए। तो उनके अपने पहले आहार के ऊपर ही कंट्रोल करना पड़ेगा कि सुपाच्य भोजन जो कि कम घी तेल चिकनाई का हो, मैदा चीनी ऐसी चीजों का भी सेवन हम ना करें। डब्बा बंद जो खाना होता है जिसमें प्रिजर्वेटिव्स बहुत मिले हुए होते हैं, ये जो इंस्टेंट वाले जो बहुत आ गए हैं, इनको हम अवॉइड करें और जो खाना जल्दी ही पच जाए, और रात को देर रात ना खाना खाएं, दिन छिपने तक वो खाना खा लें, ताकि क्या होता है कई बारी एसिडिटी की वजह से भी जो है गैस ज्यादा होती है तो वो कई बारी पेन जो उसका होता है तो वो कंफ्यूज कर जाते हैं कि मुझे हार्ट अटैक तो नहीं हो रहा होता है उनको एसिडिटी का प्रॉब्लम। तो ये भी चीजें हमें ध्यान रखनी होती हैं कि देर रात खाना ना खाएं और जो खाना खाएं वो सुपाच्य होना चाहिए, ठीक है। और जो अपने बॉडी में जैसे भी इतना आप दिन भर काम करते हो तो रिलैक्सेशन जरूरी है, लेकिन रिलैक्सेशन के लिए हम इन चीजों में अपने गंदी आदतों में ना डालें, जैसे कि स्मोकिंग है ड्रिंकिंग, आजकल का ये एक सोशल स्टेटस मान के चलते हैं। तो हमें देखना है कि हमारे शरीर के लिए क्या सही है क्या गलत है, इस तरह से अपना जो है लाइफस्टाइल उनको करना चाहिए। स्किपिंग स्लीप एंड ओवर ईटिंग ये सब चीजें जो अभी मैं बता ही रही थी, बहुत ज्यादा नहीं खाना खाना चाहिए, उससे भी हमारे हार्ट के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। जो खाना खाएंगे वो हमेशा हल्का होना चाहिए, सुपाच्य होना चाहिए। जो मीट वगैरह है बहुत या कोई बहुत ज्यादा हाई प्रोटीन दूध और से बनी हुई चीजें बहुत मिर्च मसाले ये सब बताया, इनको नहीं खाना चाहिए। अपने उसमें सलाद और फलों का ज्यादा जो है आपको डालना चाहिए। अंकुरित जो भोजन है उनका सूप वगैरह है, अंकुरित भोजन है, मतलब जो कच्चा भोजन अगर आप जितना अपने आहार में इंक्लूड करोगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। योग मैम के जो हमारे, हाँ जी, स्किपिंग स्लीप को एक बार और बता दीजिए। स्किपिंग स्लीप मतलब हम लोग होते हैं ना कि बैठे हुए हैं, अरे आज तो बहुत दिनों के बाद बुआ आई है, नहीं नहीं आज तो हम गप्पे मारेंगे, बातें कर रहे हैं खूब कर रहे हैं, है ना। क्या होता है आपकी नींद प्रॉपर नहीं हो पाती है, 2 ढाई बज गए, अच्छा अच्छा चलो जी गप्पे मार रहे हैं, तो या कुछ कारणवश ऑफिस का ही काम है कि चलो नहीं। तो स्किपिंग स्लीप मतलब आप अगर अपनी निद्रा भी ठीक से नहीं लो करोगे तो आपके बॉडी के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, तो हाइपरटेंशन जैसी प्रॉब्लम हो जाएंगे, क्योंकि बॉडी के ऊपर स्ट्रेस जब पड़ेगा तो आपके हार्मोन्स के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, कहीं ना कहीं आपका मेटाबॉलिज्म बिगड़ेगा। तो अपने जो भी लाइफस्टाइल है बेसिकली स्किपिंग स्लीप मतलब अपनी नींद को जब हम बीच में ही छोड़ देते हैं या मतलब कम हो जाता है ना, वो इससे मतलब यही।
तो प्रॉपर जो भी टाइम पर सोना है, कभी कभार तो देखिए चलो कोई नहीं, लेकिन अगर रेगुलरिटी में आप इस तरह से करते हो, अब ये व्हाट्सअप देख लूं, अभी मैं ये रील्स देख लूं, अच्छा एक बार फेसबुक भी देख लूं, एक बार इंस्टा भी देख लूं, वो एक बार हाथ घुमाते घुमाते पता नहीं 12 क्या 2 कब बज जाते हैं, अच्छा और इतना टाइम हो गया, चलो चलो अब सो जाओ सो जाओ। तो वो कहीं ना कहीं आपके माइंड के ऊपर भी, आपके बॉडी के ऊपर इफेक्ट करता है। तो आपको अपने पूरा टाइम, बॉडी का टाइम टेबल प्रॉपर बना लेना चाहिए। अब योग के अभ्यासों की बात करेंगे तो योगिक अभ्यास में सबसे पहले जब भी हम करते हैं तो अपने शरीर का किससे शुरुआत करते हैं? शुद्धिकरण से करते हैं। तो शुद्धि क्रियाएं करेंगे, जो हमारी शुद्धि क्रियाएं हैं वो कौन सी हैं? वो है हमारी षटकर्मा। षटकर्मा में जो हम कराएंगे जल नीति, जो कि बहुत ही उत्तम है हमारे हृदय के जो रोगी जो हैं उनके लिए, ठीक है ना। बाकी उनके अनुसार भी हम करा सकते हैं और भी बहुत कुछ, लेकिन कपालभाति जैसे अभ्यास हम नहीं कराएंगे। जो बिगनर्स होंगे बिल्कुल नहीं। कुछ लोग कहते हैं कि हमने उससे भी ठीक करा लिया, परंतु हमेशा जो है सजगता के साथ आपको जो भी अभ्यास कराने हैं, और एकदम से कभी भी किसी भी न्यू बिगनर को ऐसे अभ्यास आपको नहीं कराने हैं जिससे उनके ऊपर जो है कोई साइड इफेक्ट हो जाए। तो जल नीति बहुत ही अच्छा जो है आप उनको करा सकते हो। कुंजल भी करा सकते हैं। कुंजल भी आप देखेंगे कि अगर उनको उस समय, जिनको हाइपरटेंशन ना हो, उनको आप बहुत इजीली करा सकते हैं, और पूरे इंस्ट्रक्शंस के साथ लिमिटेशंस को ध्यान में रखते हुए, ठीक है, कि उनके हृदय के ऊपर किसी भी प्रकार का उनके ऊपर जो है ज्यादा प्रेशर ना पड़े, ठीक है, स्ट्रेन ना पड़े। लघु शंख प्रक्षालन अगर आप करा लेते हैं साल में 1 या 2 बारी, तो हमारे बॉडी के टॉक्सिन्स रिलीज करते हैं, तो ये भी बहुत अच्छा रहता है। आसनों में हम जो है सिंपल वाले जो हम पवन मुक्त आसन या फिर हमारे जो सूक्ष्म व्यायाम होते हैं हम उनको ही कराएंगे। और शुरू शुरू में हमें, मैंने जैसे बताया कि बहुत ही, अगर कोई नए हैं तो उनको बहुत ज्यादा हमें हार्श एक्सरसाइज कुछ नहीं करानी है, बहुत ही जो आसान है, बहुत ही जो सहज हैं, उन्हीं के साथ ही हमें जो है स्टार्ट करना है। और हमेशा हर आसन के बाद उनको शवासन जरूर देना है, उनको रिलैक्सेशन जरूर कराना है, ताकि उनके शरीर के अंदर अगर कहीं पर भी किसी भी प्रकार का अचानक से तनाव उत्पन्न हो, तो वो शिथिलता आप दोगे तो उससे उनका शरीर पूरी तरह से ठीक रहेगा और उनको कोई भी समस्या नहीं आएगी। वज्रासन है, शशकासन है, सर्पासन है, योग मुद्रा है, भू नमन आसन है, मत्स्य क्रीड़ा आसन है, अश्वासन है। इस तरह के अभ्यास हम जो है करा सकते हैं। और अब आसन के बाद फिर है हमारा प्राणायाम। प्राणायाम में हम भस्त्रिका या सूर्य भेदी, ऐसे हम प्राणायाम को जो है ध्यान रखेंगे कि हम ना ही कराएं, और कुंभक का अभ्यास भी हम नहीं कराएंगे। जिनको भी हृदय के ऊपर जो प्रेशर पड़ता होगा उनको आप कभी भी कुंभक का अभ्यास नहीं कराएंगे। धीरे धीरे जब वो सहज होते चले जाएंगे, उनकी कैपेसिटी इंप्रूव हो जाएगी, तब आप करा सकते हो। तो प्राणायाम में हम नाड़ी शोधन से पहले उनकी नाड़ियों की शुद्धि कराएंगे, फिर हम कराएंगे उज्जयी प्राणायाम। उज्जयी प्राणायाम बहुत ही अच्छा है, जो कि हमारे गले के जो मांसपेशी के ऊपर इफेक्ट करता है, जिससे कि प्रभाव हमारे हृदय पर भी होता है। और जो है उनको बहुत ज्यादा जो है पहले डीप जो ब्रीदिंग के उस पे कराते कराते कराएंगे। और कुंभक का अभ्यास हम इनिशियली बिल्कुल भी नहीं कराएंगे, सांस रुकने का उनको हमें नहीं कराना है। रिलैक्सेशन बहुत ज्यादा जरूरी है, जैसे कि हमने बोला था। तो शरीर की शिथिलता बहुत ही अनिवार्य है। हमारे हर जो प्रैक्टिस के बाद आपको उनको रिलैक्सेशन जरूर कराना है। रिलैक्सेशन की बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं, योग निद्रा उसमें से सर्वश्रेष्ठ है। उसके माध्यम से जो है उनको बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ेगा। मेडिटेशन, ध्यान करने की अलग अलग जो तरीके हैं, आप किसी को भी चुन सकते हैं। अजपा जप है, सोहम का जाप है, अंतर मौन है। उनके भी अभ्यास से हम जो है उनके स्ट्रेस को दूर कर सकते हैं, और उनके ऊपर एक बहुत ही प्रभावशाली प्रभाव भी होता है। भक्ति योग, कर्म योग और स्वाध्याय, इन सबसे जो है, इन सबका अभ्यास करते हुए हम इंटीग्रल अप्रोच जो हमारे योग की होती है, हर कोश के ऊपर, हम हर पहलू के ऊपर, हम अपने शरीर के जो अन्नमय कोश से लेके आनंदमय कोश के हर जो कोश के ऊपर इफेक्ट हम करते हैं, और हर बीमारी में जो है हमें बहुत ही प्रभाव पड़ता है। तो हाँ, आज का हमारा यहीं पर ही ये डिजीज का, कार्डियक डिजीज का है।
अभी अगर किसी को कुछ प्रश्न पूछने हैं तो आप पूछ सकते हैं। मैम पहले आपने बोला कि हमको पहले नाड़ी शुद्धि कराएंगे, वो कैसे करवाएंगे? नाड़ी शोधन जो है आप उसको समझते हैं, अनुलोम विलोम भी हम उसको कहते हैं। और वैसे तो एक ही बात है, चाहे नाड़ी शोधन कहें चाहे अनुलोम विलोम कहें, कुंभक का अभ्यास क्योंकि हमें नहीं कराना है। तो प्राणायाम क्या होता है? प्राणायाम होता है प्राणों का प्रवाह। हम अपने उन प्राणों के प्रवाह को रेगुलेट करते हैं प्राणायाम के द्वारा, अपने प्राणों का विस्तार करते हैं प्राणायाम के द्वारा। तो लेकिन जो प्राण कहाँ प्रवाह करते हैं? हमारी नाड़ियों में। लेकिन अगर ब्लॉकेजेस होंगी तो कैसे फ्लो करेंगे प्राण? नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए उन प्राणों को प्रॉपर फ्लो कराने से पहले उनकी शुद्धि भी जरूरी है। तो हम क्या कराते हैं? नाड़ी शोधन। तो ये टेक्निक्स होती हैं। तो प्राणायाम में सबसे पहले इसीलिए आपको अनुलोम विलोम या नाड़ी शोधन के अभ्यास से स्टार्ट करना चाहिए। उसके बाद उनकी जो भी रोग हो उसके अकॉर्डिंगली हमें जो है अभ्यास कराने हैं, चाहे उज्जयी हो, चाहे शीतली हो, शीतकारी हो, भ्रामरी हो, वो हम देखेंगे कि कौन से प्राणायाम की आवश्यकता है। मतलब ओके। नाड़ी शोधन मैम हर किसी को करवा सकते हैं, उसके बाद फिर दूसरा हाँ जो जी, भी उसके बिल्कुल अकॉर्डिंग। बिल्कुल। बस आप ये देखेंगे जिनको भी सांस लेने में दिक्कत हो, जब भी हो, उनको आपको कुंभक कहीं नहीं कराना। जब उनको अपने चेस्ट पे जो है स्ट्रेस पड़े, उनके लंग्स पे या हार्ट पे कभी भी स्ट्रेस पड़े, तो आपको कभी भी उनकी सांस को नहीं रुकवाना है, मतलब होल्ड नहीं कराना। उनको कुंभक नहीं करवाना है। हेलो मैम। ओके।